नमस्कार मित्रों, रीट लेवल 1 टेस्ट सीरीज का आज के पेपर का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सभी अंकों के स्थानीय मान का योगफल संख्या के बराबर होता है। बिल्कुल सही कथन है। सभी अंकों का यदि स्थानीय मानों का योगफल करेंगे तो वो संख्या के योगफल के बराबर आएगा। शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा शून्य होता है, ये भी सही है कथन। शून्य एक धनात्मक संख्या है, ये कथन गलत है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। शून्य धनात्मक संख्या नहीं है। जीरो न धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। और लास्ट ऑप्शन जीरो पूर्ण संख्या है, ये कथन भी सही है। तीन कथन सही है, एक कथन सी ऑप्शन नंबर जो गलत है कि शून्य धनात्मक संख्या शून्य धनात्मक संख्या नहीं है। जीरो न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। दूसरा प्रश्न, 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और बची हुई वस्तुओं को x% की हानि पर बेच दिया गया। इस प्रकार अगर कुल मिलाकर 12% हानि हुई तो x का मान क्या होगा? 35% वस्तुएं उनको 65% के लाभ से बेचा गया और बची हुई वस्तुओं को x% की हानि पर बेच दिया गया। इस तरह अगर कुल मिला के 12% की हानि हुई है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो कुल जैसे कि 100 वस्तुएं मान लीजिए 100 रुपए की है, उसमें से 35 वस्तुएं मतलब कितने रुपए की होगी? 35 रुपए की, उनको बेच दिया 65% के लाभ से। 65% के लाभ से बेचेंगे तो 35 गुणा 165 और बट्टे में 100। 35 का 165 से गुणा करके 100 का भाग दे दो। 65% के लाभ से बेचेंगे, ये विक्रय मूल्य होगा। अब शेष जो वस्तुएं बची, 100 में से 35 रुपए की वस्तु बेच दी, अब शेष बचेगी टोटल 65 और 65 रुपए की वस्तु को किस प्रकार या किसनी हानि पर बेच दिया जाएगी? उसे कुल मिलाकर 12% की हानि, कुल मिला के मतलब 100 रुपए की वस्तु है और 12% की हानि का मतलब टोटल मिला के कितने में बेचनी है? 88 रुपए में बेचनी। 100 रुपए की वस्तु 12% हानि टोटल मिला के होनी चाहिए, मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने में जाएगी? 88 में जाएगी। 35 रुपए की वस्तु 65% के लाभ से गई। 65% के लाभ से 35 गुणा 165 बटे 100, एक ये गुणा कर लेते हैं। 165 का 35 से गुणा है, 5 का 5 से 25, हासिल 2, 5 6 के 30, 2 32, हासिल 3, 5 1 5 3 8, 3 का 5 से 15, हासिल 1, 6 3 18, 1 19, हासिल 1, 3 1 3 1 4, ये 5 5 2 7, 8 8 16, 1 17, 4 1 5, तो यह जाएगा 57.75। 100 का भाग देने के बाद ये 57.75 रुपए 35% के जो लाभ से बेची गई। अब दूसरा टोटल मिला के 88 में से ये घटा लीजिए, शेष का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 88 में से 57.75, 100 में से 75 गया 25, 88 एक हासिल चला गया 7, 7 में से 7 गया 0 और 8 में से 5 गया 30। शेष 65 रुपए की वस्तु 30.25 रुपए में बेचनी है और कितने % हानि होगी? तो हानि प्रतिशत के लिए हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। 65 में से 30.25 घटा लीजिए, 100 में से 25 गया 75, एक हासिल चला गया 4, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 34.75। ये 34.75 बटे क्रय मूल्य 65 और गुणा 100 और इसको हल कर लीजिए। 34.75 का 100 से गुणा हो जाएगा, 65 का भाग दे दीजिए। गुणा करेंगे तो ये 3475 पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे और 100 का 65 का भाग देना। 65 का भाग लगभग 5 बार जाएगा। 65 गुणा 5, 5 पंजे 25, 5 छके 30, 2 32, 329, 47 में से 25 2, ये 2 उधर से 5, 65 गुणा
4, 5 चौके 20, 5 6 चौके 24 और 2 26, 53.5 लगभग आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 53.5%। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड थी, बाकी प्रश्न आसान था कि टोटल 100 रुपए की वस्तु है, उसमें से 35% मतलब 35 रुपए की वस्तु 65% के लाभ से मतलब 165/100 ये 57.75 रुपए में बेची। शेष वस्तु को कुछ हानि पर बेचा गया, एक्स पता नहीं था। और इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% की हानि हुई है, मतलब 100 रुपए की वस्तु कुल मिला के कितने बेचेगा? 88 में। उस 88 में से 57.75 ये हो चुका है, शेष बचा है वो आपको 65 रुपए वाली वस्तु बेचनी, तो शेष बचेगा ये 30.25 रुपए में 65 वाली वस्तु बेचनी है। तो कितने परसेंट हानि होगी? हानि 34.75 बटे क्रय मूल्य 25 और गुणा 100। तो इसको हल कर लीजिए, ये 53.5 लगभग ये आएगा, 53.5% इसमें हानि होगी। तो इस तरीके से ये हल करना। थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड थी इस प्रश्न की। अगला, एक वृत्त का केंद्र O है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD ये वृत्त, ये इसका केंद्र O, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, AC वृत्त का व्यास है, ये A और C वृत्त का व्यास है। अब इसमें इधर B बना लीजिए, A B, ये C और इधर कोई बिंदु D बना लीजिए, ये D। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AC इसका व्यास है, ये इसका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। D इधर बना लीजिए, इधर बना लीजिए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जीवा AB और CD, ये जीवा AB और ये जीवा CD को आगे बढ़ाकर E पर मिलाया गया। ये AB को आगे बढ़ाया गया और इधर से CD को आगे मिलाया और ये मिलेंगे E पर। AB और CD को आगे बढ़ाकर E पर मिलाया गया। कोण CAE, ये C, ये A और ये E, मतलब ये कोण आपको दिया हुआ है 34 डिग्री, ये 34 डिग्री और CAE 30 डिग्री। C, ये CEA है, CEA थोड़ा सा लिखा हुआ गलत है, CEA है और ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। ये दो कोण दिए हुए, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक, पेपर में सही था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, पीपीटी में जो बनाई उसमें। CEA 30 डिग्री है और CAB ये है जो 34 डिग्री है और CBD आपको पूछा गया है। ये C, ये B और ये D, यहां से इस तरीके से मिला लीजिए, ये कोण पूछा गया CBD का मान पूछा गया है। अब देखिए ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ये एक व्यास है और इस व्यास द्वारा जो ये कोण B बना है पूरा ही, ये पूरा ही कोण 90 डिग्री का बनेगा। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवर्त में ये व्यास है, इस व्यास द्वारा ये परिधि पर जो अंतरित कोण होता है वो 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है। उसमें से इधर वाला कोण घटा लीजिए, ये शेष कोण आ जाएगा। अब ये एक कोण घटाएंगे तो ये कोण का मान आ जाएगा। अब ये कोण कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए पहले आपको ये कोण ज्ञात करना होगा कि एक ये देखिए, ये एक जीवा है, इस जीवा द्वारा एक कोण बन रहा है यहां पर और इसी जीवा द्वारा एक कोण बन रहा है यहां पर। दो कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये। एक ही जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। इसी जीवा द्वारा एक इधर बना और एक उधर बना, तो ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, वो पूरा कोण समकोण है। उसमें से ये कोण घटा लीजिए, शेष CBD आ जाएगा। तो शेष ये कितना होगा? इस कोण को ज्ञात करने के लिए ये त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में ये बाहर वाला कोण ज्ञात करना है। दो अंदर वाला कोण दे रखे हैं, एक 34 डिग्री और एक दे रखा 30 डिग्री। त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होता है। ये दो अंतःकोण 30 और 34 का जो मान होगा वो ये होगा, तो 30 और 34 का जोड़ जाएगा 64 डिग्री। ये कोण 64 डिग्री का है, ये कोण 64 का हो जाएगा। और ये शेष कितना होगा? 90 में से 64 घटा लीजिए, 90 में से 64, अर्धवर्त वाला 90 समकोण, उसमें से ये 64 घटा लीजिए, ये शेष कोण का मान आ जाएगा 90 में से 64, 10 में से 4 के 6, 9 में से 1 चला गया 8 और 8 में से 6 के 2, 26 डिग्री।
तो इस कोण का मान CBD का मान कितना आ जाएगा, 26 डिग्री आ जाएगा। ये भी प्रश्न थोड़ा सा हार्ड प्रश्न था रीट के लेवल में। वैसे भी पेपर में प्रश्न पिछले पेपर में बहुत हार्ड आए थे, तो कई बार प्रश्न हार्ड आते भी हैं, तो अपने हार्ड प्रश्नों तक ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला, एक त्रिभुज 12, 35 और 37 सेंटीमीटर त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी। 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर ये त्रिभुज है। ये इन तीनों भुजाओं से यहां से पता चलेगा कि ये एक समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस त्रिक दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या, समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है। कर्ण 37 है, 37 की आधी, 37 में 2 का भाग दे दो, 18 2 36, 18.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। समकोण त्रिभुज में परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा कर्ण की आधी होती है। कर्ण 37 है, 37 का आधा 18.5, इसका आंसर आ जाएगा। ये सरल ही है, पाइथागोरस त्रिक है, ये पता चलना चाहिए। इस प्रश्न में भी थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है। 0.477 के ऊपर बार प्लस ये 0.5033 के ऊपर बार माइनस 0.399 के ऊपर बार गुणा 0.8 और 8 के ऊपर बार। ये तो ये होगा 47 माइनस 4/90, ये होगा 503, 0 और 3 दोनों के ऊपर बार है। 503 माइनस 5/2 9 और 1 0 990 माइनस ये 39 माइनस 3/90 गुणा ये 8/9। जब बार हटाएंगे तो इस तरीके से भाग देना होता है। एक संख्या के ऊपर बार 1 9, 2 संख्याओं पर 2 9, बिना बार के उसके लिए 0, तो ये कैलकुलेशन से आएगा। उसके बाद 47 में से 4 घटा लीजिए, 43/90 प्लस 503 में से ये 5 घटा लीजिए, 498/990 प्लस ये 39 में से 3 घटाएंगे तो 90 गुणा 8/9, 9 90 से कट जाएगा, 36 से, सॉरी 9 36 से कट जाएगा 4 बार, 8 चौके 32/90, ये 32/90। अब इन संख्याओं का लसब लेना है। 90 का 990 का, 90 और 990 का लसब आएगा 990। ये 990 में 90 का भाग जाएगा 11 बार, 11 बार, और 11 का 43 से गुणा करेंगे तो 3 3 4 7 और 4 469 प्लस 990 में 990 का भाग 1 बार, ये 498 प्लस 990 में 90 का भाग 11 बार, 11 का 32 से गुणा 2 2 और 3 5 और 3 352, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस और ये माइनस। अब इन दोनों को जोड़ के ये संख्या घटा लीजिए, 473 498, 8 3 11 हासिल 1, 9 1 10 7 17 हासिल 1, 4 4 8 1 9 971, उसमें से 352 घटाना, 11 में से 2 गए 9, 7 में से 1 हासिल चला गया 6, 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 3 गए 6, 619/990, ये 619/990। अब ऑप्शन से देखना है कौन सा 619/990 है। अब ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये 625 माइनस 6 और बटे में 990, और 625 में से 6 घटाएंगे तो 619 बचेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार 0.625 के ऊपर बार है, मतलब ये 625 माइनस 6 बटे में 990 है। तो ये जो 6 घटेगा तो 625 में से 6 घटेंगे तो 619/990 बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.625 और 25 के ऊपर बार। 2-4 प्रश्न कैलकुलेशन के हार्ड हैं, बाकी के आगे आसानी है। एक वर्त में 2 समांतर जीवाएं जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, केंद्र के एक ही ओर स्थित है। ये कोई वृत्त 2 समांतर जीवाएं हैं, केंद्र से एक ही ओर स्थित है। मान लीजिए ये केंद्र है, इससे दोनों एक ही तरफ है।
इस तरह से मिला दीजिए कि जीवा केंद्र से डाले गए लंब से दो बराबर भागों में विभाजित होगी। केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों बांटते हैं, तो जो दूर स्थित जीवा है उसकी लंबाई कम होगी, मतलब 12 के दो बराबर भाग मतलब 6। नजदीक स्थित लंबाई जीवा की अधिक होगी, मतलब 20 के दो बराबर भाग 10 और इधर भी 10। अब इसके बाद वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या और ये दे रखी है 5√13। ये 5√13 है, थोड़ी सी लिखने में गलत लिखा दिख रहा है, 5√13 5√13 है। 5√13 दे रखा है। उसके अलावा आपको ये आधार दे रखा है, ये कर्ण दे रखा है, लंब ज्ञात करना। ये यहां से यहां तक की लंबाई, लंब बराबर होता है रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण 5√13, 5√13 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 गुणा 13, 13 का 5 से गुणा 65 हासिल 6, 13 2 26 और 6 32, 325। ये 325 माइनस आधार स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में ले रहे हैं आधार 10 है और 10 का स्क्वायर 100, 325 में से 100 घटेंगे 225 और 225 का वर्गमूल 15, तो ये भुजा आ जाएगी 15। यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 15। उसके बाद ये भुजा और यहाँ से यहाँ तक की। अब इसके लिए भी वही कर्ण, ये त्रिज्या 5√13, 5√13 का स्क्वायर 325 माइनस 6 का स्क्वायर 36, घटाएंगे 299 और 290 का वर्गमूल हो जाएगा 17, मतलब यहाँ से यहाँ तक 17 है, तो ये बीच में कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। टोटल लंबाई 17, उसमें से ये 15, 17 में से 15 घटा दीजिए, शेष ये बीच की लंबाई कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो बीच की दूरी कितनी है 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर। एक समबहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का मान 51 सही 3/7 डिग्री। ये 51 सही 3/7, 51 का 7 से गुणा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 3 ये बटे में 7, ये 360/7 डिग्री। समबहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का मान 360 डिग्री बटे 7 होगा। इसके विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का अनुपात पूछा है। भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 बटे में बाह्य कोण, बाह्य कोण का मान बटे में लिखिए, भुजाओं की संख्या आ जाएगी 360 में 360 बटे 7 का भाग देना है, 360 बटे 360 और ये गुणा 7, ये कट जाएगा, n भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 7। अब आपको पूछा गया विकिरणों की संख्या। विकिरणों की संख्या का फॉर्मूला n कोष्टक n-3/2, n कोष्टक n-3/2, n का मान रखना 7, 7 में से 3 गया 4 और बटे में 2, 7 चौका 28 में 2 का भाग 14। विकिरणों की संख्या 14 है, भुजाओं की संख्या 7 है। आपको पूछा गया इनका अनुपात, विकिरणों की संख्या और भुजाओं की संख्या। विकिरणों की संख्या 14, भुजाओं की संख्या 7, 2:1। ये इसका आंसर आ जाएगा 2:1। दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समावर्त्य उनके महत्तम समावर्त्य से 204 गुना है। यदि उनका महत्तम समावर्त्य 12, संख्याओं के बीच का अंतर 60 हो तो x और y का मान क्या होगा। तो संख्याएं मान लीजिए, पहली मान लीजिए 12a और दूसरी संख्या 12b कि मसब 12 है, मसब दोनों का कॉमन गुणनखंड है 12a और 12b, ये दोनों संख्याएं। अब इन दोनों संख्याओं का लसब और मसब दे रखा है 12a और 12b। यदि इनका गुणा लिखेंगे तो बराबर लसब गुणा मसब, तो मसब 12 और लसब एलसीएम एचसीएफ का 12 गुणा, मतलब 12 गुणा 204, ये 12 गुणा 204, ये संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यहां से आप a गुणा b बराबर ये 12 इधर काट दीजिए, a गुणा b बराबर आ जाएगा 204। a और b का गुणा कितना है 204 है। अब a और b 204 से आपको इस तरह से टुकड़े करने कि दो अभाज्य संख्याओं के रूप में a और b के टुकड़े करो, फिर वहां से संख्याओं के अंतर से प्रश्न आपको हल करना है। तो कौन सी दो संख्याओं का गुणा 204 होता है। अब इसमें अभाज्य संख्याओं के टुकड़े करने हैं, इसके लिए आपको 204 का अभाज्य गुणनखंड पता होना चाहिए।
204 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग 102, 102 में 2 का भाग 51, 51 में 3 का भाग 17, 17 में 17 का भाग 1 बार। तो ये 204 का अभाज्य गुणनखंड है। अब इसमें से इस तरह से लेने हैं कि सअभाज्य संख्याएं आए। तो सअभाज्य संख्याएं ऐसे आ सकती है, एक ले लो 17 और एक ये ले लो 2 गुणा 2 4 गुणा 3 12। 204 के टुकड़े हो जाएंगे 17 और 12। 17 और 12 का गुणा 204 होता है। एक 17 तिया 51 गुणा 4, 51 गुणा 4 भी 204 होता है। और अगला 17 और 4 का 17 चौके 68, 68 गुणा 3 भी 204 होता है। तो ये सअभाज्य टुकड़े इस प्रकार सअभाज्य लेने। अब ऐसे नहीं कि 17 गुणा 2 34 इधर ले लें उधर ले लें, नहीं, कॉमन संख्याएं थी वो मसक था 12 आ गया, अब कॉमन संख्या नहीं आएगी। शेष सअभाज्य संख्याओं के टुकड़े देखने, ये सअभाज्य संख्याओं के टुकड़े हुए 204 के 17 गुणा 12, 51 गुणा 4 और 68 गुणा 3। अब इसकी एक और अलग कंडीशन है कि अंतर कितना है, 60 है। अब अंतर 60 आने वाला चीज, इन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब 12a माइनस 12b बराबर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। मतलब a माइनस b बराबर 60 में 12 का भाग 2 कितना आना चाहिए, 5। 12 कॉमन लेके 60 में भाग दो, a माइनस b कितना आना चाहिए, 5। a और b का जो अंतर है वो 5 होना चाहिए। मतलब संख्याएं कौन सी होगी, 17 और 12। 17 और 12 का अंतर 5 है, 17 और 12 का अंतर 5 है, a और b का अंतर 5 होना चाहिए। मतलब संख्याएं कौन सी होगी, पहली संख्या होगी 12 गुणा a का मान 17, दूसरी संख्या 12 गुणा b का मान 12। अब इन संख्याओं का योग पूछा है तो योग दोनों को जोड़ दीजिए, 12 कॉमन है, 17 प्लस 12 जोड़ लीजिए, 7 2 9, ये 2 29, 29 का गुणा करना 12 से, 12 9 में 108, 108 में 10 हासिल, 12 2 24 और 10 34 348, 348 इसका आंसर आ जाएगा कि संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 348 हो जाएगा। ये प्रश्न भी हार्ड है, पिछले वैसे पेपर में एलसीएम एचएससीएफ का जो रीट में आया था वो हार्ड प्रश्न आया था, हार्ड कैलकुलेशन थी, इसकी भी कैलकुलेशन हार्ड है। 10 प्रश्न हार्ड थे वैसे आज के पेपर में, 10 सरल है। यदि 10 अंक की संख्या 54 32 y 17 49 x संख्या 72 से विभाज्य, 72 का मतलब 8 और 9, 8 गुणा 9 72 होता है। 72 से विभाज्य का मतलब इस संख्या में 8 का भी भाग जाना चाहिए और इसमें 9 का भी भाग जाना चाहिए। तो 8 की भाजकता का नियम है अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य हो, मतलब 49 ये x है और इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। तो 8 का भाग देते हैं, 8 6 48, उसके बाद शेष बचेगा 1। अब इधर से कितना लिखेंगे, 8 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा, 6 लिखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 6। ये x बराबर 6 है। अब y का मान ज्ञात करने के लिए 9 की भाजकता का नियम लगाओ। 9 की भाजकता का नियम, ये अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। 5 और 4 9 हो गया, छोड़ दीजिए। 7 और 2 9 हुआ, छोड़ दीजिए, ये 9 छोड़ दीजिए। उसके बाद शेष बचेंगे 4 और 3 7, 7 और ये 6, 6 6 12 और 1 13। अब 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18। 18 में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, मतलब y का मान कितना जाएगा, 5। x का मान कितना है, 6। x का मान 6 है और y का मान 5 आएगा। पूरे अंकों का योग करके भी कर सकते हैं, लेकिन 5 और 4 9 होते हैं, वहां छोड़ दीजिए कि ये 5 और 4 9 हो गए, छोड़ दिया गया। ये 7 और 2 9 हो गए, छोड़ दिया गया। ये 9 था, छोड़ दिया गया। शेष जो बचा वो जोड़ना था, 4 3 7 1 8। संख्याओं में कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक आई है कि 5 और 4 कट गए और 2 और 7 कट गया, 7 और 2 9 हो गए, ये 9 कट गया, 4 1 5 और 3 8 बच गए। 8 इसके साथ में x है 6 और इसके साथ में y, और बराबर 9 से भाज्य संख्या 8 6 14 और y का मान 4 रखेंगे तो 18 आ जाएगा। मतलब y का मान 4 आएगा, x का 6 और y का 4, x बराबर 6 और y बराबर 4। 5x माइनस 4y का मान पूछा गया है, 5x माइनस 4y। 5 और x का मान रखना है 6 माइनस 4 और y का मान रखना है 4। 5 6 के 30 माइनस 4 चौके 16, 30 में से 16 घटा दीजिए, शेष बचेंगे 14। तो ये 5x माइनस 4y का मान कितना आ जाएगा,
14 आ जाए। इस तरीके से हल करना। दोनों भाजकता के नियम लगाने हैं, एक 8 का और एक 9 का। 8 का भाजकता का नियम, अंतिम 3 अंकों में भाग दो, यहां से पता चल जाएगा। एक शेष बच रहा है, इधर से कौन सी संख्या ले 8 का भाग जाएगा, 16 होता है 8 का भाग जाएगा, मतलब ये आ गया 6। x का मान 6 है। फिर अंकों के योग 9 से भाज्य वाले नियम से y का मान ज्ञात किया 4 और फिर ये मान ज्ञात कर दिया गया। ये प्रश्न दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। दो संख्या है x माइनस वाई और बराबर 2001। दो संख्या x और y मान ली। बड़ी संख्या को बड़ी संख्या यहाँ पर x है, उसमें से y घटा रहे। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9। बड़ी संख्या x और इसमें y का भाग दे रहे हैं, तब भागफल 9 और शेषफल 41। तो x बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, मतलब 9y और प्लस शेषफल 41। x प्लस 9y बराबर 41 होगा। अब बड़ी संख्या के अंकों का योग, मतलब अब छोटी और बड़ी संख्या पता कर सकते हैं। x माइनस 9y बराबर है 41 और उसमें है x माइनस वाई बराबर है 2001। इन दोनों समीकरणों को हल करके आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा पूछा गया, बड़ी संख्या x पूछी गई है, y काट दीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए y काट दीजिए और y काटने के लिए इस संख्या को 9 से गुणा करना होगा। y काटने के लिए इस संख्या को 9 से गुणा कर लीजिए। तो ये एक समीकरण तो है x माइनस 9y और बराबर 41। दूसरा समीकरण होगा 9x माइनस 9y और बराबर 2001 का 9 से गुणा। 9 एकम 9 और 2 0, 9 का 2 से गुणा 18, 18,009। 2001 का 9 से गुणा 18,009। अब उसके बाद समीकरण जोड़िए, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये 9y कट जाएगा। 9x में से एक x गया, माइनस 8x और बराबर ये माइनस की संख्या आएगी। 18,009 में से 41 घटा लीजिए। 18,009 और इसमें से 41 घटाना, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 4 गए 6 और इधर ये एक हासिल चला गया। 9 और 9 में से 0 गए और 8 में से गया 7, 17,968। ये 17,968। x का मान ज्ञात करने के लिए 17,968 में 8 का भाग देना है। 8 का भाग 8 दूँ 16, ये 8 दूँ 16, उसके बाद 3 6, 8 चौके 32, उसके बाद बचेंगे 4 48, 8 6 48, 2246। x बराबर आ जाएगा 2246। अब पूछा है बड़ी संख्या के अंकों का योग। बड़ी संख्या 2246, अंकों का योग 6 4 10, 2 12 2 14। अंकों का योग कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना है, 2246 बड़ी संख्या है, अंकों का योग कितना होगा, 14 होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा 14। एक लास्ट हार्ड प्रश्न है, इसके बाद सारे प्रश्न सरल है। त्रिभुज ABD में CBD का मध्य बिंदु है। ABD ये कोई त्रिभुज है, ये ABD, A B और D। C है वो BD का मध्य बिंदु है। ये ABD था, C यहां पर है। ये C BD का मध्य बिंदु का मतलब ये माध्यिका होगी। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, माध्यिका। ये AC माध्यिका। AB 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। AD 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर और AC 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। BD का मान ज्ञात करना। ये भुजा, तीसरी भुजा पूछेगी। दो भुजाएं और एक माध्यिका दे रखी है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो इसमें ये अपोलोनियस पर में जो माध्यिका ज्ञात करने का होता है वो थ्योरम इस प्रकार है। AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर 2 AC प्लस CD। AC का स्क्वायर प्लस
सी डी का स्क्वायर। ये अपोलोनियस परिमेय है जिससे आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। इसमें माध्यिका दे रखी है, एक भुजा पूछी, ज्ञात कर सकते हैं। ए बी का मान है 10, ये 10 का स्क्वायर प्लस ए डी का मान है 12, ये 12 का स्क्वायर बराबर 2, ए सी है 9 का स्क्वायर प्लस सी डी अपने को ज्ञात करना, ये सी डी ज्ञात करना। तो 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 144 100 ये हो जाएंगे 244 बराबर 2, 9 का स्क्वायर 81 प्लस सी डी का स्क्वायर, ये 2 का भाग दे दो 244 में, 122 बराबर 81 प्लस सी डी का स्क्वायर। तो सी डी का स्क्वायर बराबर 81 घटेगा 122 में से तो 41, सी डी का स्क्वायर 41, तो सी डी बराबर हो जाएगा √41। ये सी डी का मान ये आएगा √41 और ये भी होगा √41। ये दोनों बराबर भुजाएं, ये मध्य बिंदु को मिलाती है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। √41 और √41 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2√41। ये इसका ऑप्शन नंबर 1। 2 थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है ऐसे 2√41। बी डी का पूछा गया √41 और √41 जोड़ लीजिए 2√41 से। ये माध्यिका ज्ञात करने की अपोलोनियस परिमेय है जिससे आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। और माध्यिका के अलावा माध्यिका दे रखी दूसरी भुजा भी ज्ञात करनी हो तो इससे ज्ञात की जा सकती है। अगला प्रश्न, प्रथम 100 संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 100 संख्या है, 100 कैसी संख्या है, मतलब जनरली जो संख्याएं लिखते हैं अपन वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 इस तरीके से लास्ट है 100। ये प्रथम 100 संख्या है, इनका औसत हो जाएगा 100 1 जोड़ेंगे 101 में 2 का भाग 50.5। समांतर संख्याओं का औसत पहली और लास्ट जोड़ के 2 का भाग दे दो, 1 और 100 का जोड़ 50.5, ये इसका उत्तर। ₹2000 की धनराशि पर 2 पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ₹2000 की धनराशि पर 2 पैसा प्रति रुपया प्रति माह। अब मेन बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है। 2 पैसा प्रति रुपया प्रति माह का मतलब क्या है, 2 पैसा प्रति रुपया मतलब 100, 100 पर 2 का मतलब है 2%, 2% प्रति माह का मतलब मासिक, 2% मासिक दर है, वार्षिक बदलने के लिए 12 से गुणा करेंगे, 12 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 24%। जो 2 की मिति की होती है ना वो ये 2 पैसा प्रति रुपया प्रति माह, मतलब रुपए पर 2 पैसे आते हैं, रुपए का मतलब 100 पैसे, 100 पैसों पर 2 पैसे का मतलब 100%, ये परसेंट आ गया तो ये आ जाएगा 2%, और मासिक है, वार्षिक बदलने के लिए 12 से गुणा कर दो, 24% दर के हिसाब से 2000 का ब्याज मूलधन गुणा दर 24 गुणा समय 1 और बटे में 100, 24 का 2 से गुणा 48, ये 480 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न आसानी है। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल, 100 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, इसका क्रोनोनिकल रूप होगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 2 जब गुणनखंडों का योगफल होगा तो 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इस तरीके से ये फॉर्मूला है। 2 की पावर 2 4, 2 6 1 7 और 25 5 30 1 31, 7 1 7 और 7 21 217। गुणनखंडों का योगफल 217 आ जाएगा। एक वर्ग का विकर्ण 6√2 मीटर है, तो इस वर्ग के विकर्ण पर बनेगा तो विकर्ण ही उसकी भुजा होगी, और विकर्ण भुजा होगी और उसका क्षेत्रफल पूछा है तो 6√2 गुणा 6√2, 6 का 6 से गुणा 36, √2 का √2 से 2, 36 का 2 से गुणा 72 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर। विकर्ण पर बना वर्ग है और उसका क्षेत्रफल पूछा है, विकर्ण जो है वो उसकी भुजा हो जाएगी। विकर्ण पर बना वर्ग इस तरीके से, ये कोई वर्ग है, इसका विकर्ण ये 6√2 दिया है, विकर्ण पर वर्ग इस तरीके से कि इस विकर्ण को भुजा मान के वर्ग बनाया जाए, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6√2 भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 6√2 गुणा 6√2 और ये गुणा हो जाएगा 72, और मात्रक है मीटर तो साथ में वर्ग मीटर। ये मीटर ऑप्शन है पहला, ये गलत है, वर्ग मीटर इसका ऑप्शन डी इसका सही। इस संख्या में 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल, 2 के स्थानीय मान 1 है 200 ने 1 है 2, 200 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 400, ये सबसे सरल प्रश्न है। 2 का स्थानीय मान 1 200 है 1 2, 200 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 400, स्थानीय मानों का गुणनफल कितना हो गया 400 हो गया।
अगला, एक वस्तु को 20% के लाभ से 200 रुपए में बेचा गया। 20% के लाभ से मतलब 120% का मान दिया हुआ कितना, 200 रुपए। 20% के लाभ से 200 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 50% के लाभ से बेचे तो कितने पूछे, तो 1% का मान कितना होगा, 200 बटे 120। 50% लाभ का विक्रय मूल्य 150, 150% का मान हो जाएगा 200 बटे 120 गुणा 150। ये जीरो काट दीजिए। उसके बाद 3 से कट जाएगा ये 5 बार, ये 4 बार, 4 का भाग इसमें 5 बार, 5 गुणा 5 25 और 1 जीरो, 250। 50% के लाभ से 250 रुपए में बेचा जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। लाभ हानि का 20% और 50% का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। 5 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ये याद कर लेना, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर के बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 5 हेक्टेयर है तो 5 से गुणा कर लो। 10,000 का 5 से गुणा करेंगे तो 50,000 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 50,000 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर 50,000 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर डी। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई, 1 पाई का मतलब 180, 2 पाई का मतलब 360, तो इसका आंसर 2 पाई रेडियन। ओ त्रिभुज का परिकेंद्र है तो x का मान क्या होगा, ये त्रिभुज है, ये O है, इसका परिकेंद्र है। परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित होता है, मतलब ये शीर्षों से होकर गुजरेगा। थोड़ा सा चित्र सही नहीं बना है। तीनों शीर्षों से होकर जाएगा इस तरीके से, और यहां से जो ये बनेगी एक व्यास, सॉरी जीवा, और इस जीवा द्वारा एक कोण बन रहा है केंद्र पर और एक बन रहा है परिधि पर। एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और परिधि पर अंतरित कोण में परिधि वाला कोण आधा और केंद्र वाला कोण दुगुना, ये 80 है, ये इसका दुगुना होगा 160 डिग्री, तो ये इसका आंसर 160 डिग्री। परिकेंद्र का मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर, और वृत्त जो बनेगा बाहर की ओर, बाहर की ओर वृत्त ऐसे बनेगा त्रिभुज के परिकेंद्र से, और ये जो जीवा है इसके द्वारा ये केंद्र पर और ये परिधि पर। परिधि वाला आधा और केंद्र वाला दुगुना होता है, केंद्र का कोण ये 160 डिग्री हो जाएगा। चलो, आज के पेपर के प्रश्न पूरे हो चुके हैं। थोड़े से हार्ड प्रश्न थे, वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़े हार्ड प्रश्न परीक्षा में आते हैं, और इस तरह के हार्ड प्रश्नों की प्रैक्टिस अपने को करनी होगी। तो हार्ड प्रश्नों की प्रैक्टिस आप साथ में कर